नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपनी इस खास बुलेटिन में हम सभी महत्वपूर्ण खबरों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, खबरों के पीछे की सच्चाई भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। बिहार बंगाल की सीमा के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बंगाल के सियालदा जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। हर बार की तरह रेलवे की टीम जांच में तो जुट गई है, लेकिन इस हादसे के बाद एक बार फिर पुराने जख्म हरे हो गए। बीते साल ही ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून को एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 293 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए इस बड़े रेल हादसे में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर कैसे मार दी। इसके बाद रेलवे पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसकी गलती की वजह से ऐसा हादसा हुआ है। किन कारणों से 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ जाती हैं। बताया जा रहा है कि रंगापानी और निजबाड़ी के पास हुए हादसे में 3 बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रेलवे की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत और 60 लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। निजबाड़ी से कुछ दूर पहले ट्रेन खड़ी थी, अचानक पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 बोगी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गयी। वहीं मालगाड़ी का एक डिब्बा हवा में ऊपर उठ गया। करीब 15 लोगों की मौत की चर्चा है, हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हादसे के बाद रेल परिचालन ठप है। आपका नाम? राकेश देवनाथ। दादा, आप कहां से कहां तक सवारी कर रहे हैं? अगरतला से सियालदा। अच्छा, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ था, उस टाइम लगभग 7:45 या 8:30 या उसके बीच होगा। तो अचानक ट्रेन का झटका आया। झटका तो मेरा सिर में चोट लगा, तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में, मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर है जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया, फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूँगा वो समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया, फिर आग भी लग गया, कोई बोल रहा आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ, फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरा सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? हाँ, ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज़ कैसा आया आपको? आवाज़ मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसा तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हम यही देखा है। अच्छा, अभी आप लोगों को रेस्क्यू किया गया है? हाँ, रेस्क्यू किया। अभी मेरे बोला ट्रीटमेंट करने के लिए, अभी आया ट्रीटमेंट करने के लिए। आपका नाम? रजत अली। ये जगह का नाम क्या है? निर्मल जोत। क्या हो गया था यहाँ? मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है, जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना। फिर जगह मतलब जब हम लोग को पता चला, फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत, क्या देख रहे हैं आप? क्या यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आके जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब 1-2 जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है जो है। लोगों को है वो भी रखा हुआ है। हाँ, वहाँ एक लोको पायलट जो है वहाँ तो अभी अटकी हुई है वहाँ पे। तो अभी क्या, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है? जी, अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब उतने सारे अभी नहीं है। यहाँ जो लोकल पब्लिक है ना, यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत हेल्प की है। यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पब्लिक अगर नहीं होता तो रेस्क्यू। हमारा नाम MD यूनुस। क्या हुआ था दादा, क्या आपको क्या पता चला है? क्या पता चला, अभी तो एक्सीडेंट हुई तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है, और भी ज़्यादा हो सकता है। डेड बॉडी भी बहुत निकला है, अभी तो लोकल लोग ही सब कर रहा है। तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है? अभी तो हम लोग नहीं दिख रहा है, अब लोग दिखाए। हाँ, दिख रहा है। कैसे हुआ है? कुछ
ऐसे तो कोई मालूम नहीं कैसे होगा, अभी तो देख ही तो रहा है सब कैसे हुआ है। अचानक आवाज हुआ, हम लोग गाँव के हम गाँव से आए हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नतन सरकार। बता क्या पता चला कब ये घटना घटी? जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ट्रैक पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ? अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया। रेलवे का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, दरअसल रेलवे में हर ट्रेन और उसके रूट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सेट होता है, जिसकी वजह से हर ट्रेन अलग ट्रैक पर होती है और दुर्घटना की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन एक ट्रैक पर दो ट्रेनों की आपस में भिड़ने की वजह सिग्नल फॉल्ट या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेंज में कोई गलती होना होती है। रेलवे ट्रैक में इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल लगाए जाते हैं। जैसे ही ट्रेन ट्रैक सेक्शन पर आती है तो इस सर्किट के जरिए ट्रेन के आने का पता चलता है। ट्रेन के आने का पता चलने के साथ ही ट्रैक सर्किट इसकी जानकारी आगे फॉरवर्ड करता है और इसके आधार पर EIC कंट्रोल सिग्नल आदि को कंट्रोल करता है। इस जानकारी के आधार पर ये सूचना दी जाती है कि अब ट्रेन को किस तरफ जाना है। कंट्रोल रूम का रोल, कंट्रोल रूम के जरिए ही ट्रेन के रूट को तय कर दिया जाता है। दो पटरियों के बीच एक स्विच होता है जिसकी मदद से दोनों पटरियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे में जब ट्रेन के ट्रैक को बदलना होता है तो कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी कमांड मिलने के बाद पटरियों पर लगे दोनों स्विच ट्रेन की मूवमेंट को राइट और लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं और पटरियां चेंज हो जाती हैं। बीते 5 बड़े रेल हादसों पर एक नजर। 2 जून 2023 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच ट्रेन दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में कम से कम 293 लोग मारे गए थे, वहीं 900 से अधिक लोग घायल हुए थे। आजादी के बाद से अब तक की सबसे घातक दुर्घटनाओं में से एक यह हादसा बताया जाता है। 20 नवंबर 2016 पुखरायन में इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने की वजह से घातक हादसा हुआ, जिसमें 152 लोगों की मौत और 260 घायल हुए थे। 28 मई 2010 मुंबई जा रही ट्रेन झारग्राम के पास पटरी से उतर गई थी और सामने से आ रही एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 148 यात्री मारे गए थे। 9 नवंबर 2002 रफीगंज के धावे नदी के ऊपर बने ब्रिज में हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पलट गई, जिसमें 140 लोग मारे गए थे। 2 अगस्त 1999 ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के गैसर स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसमें 285 लोग मारे गए और 300 के करीब घायल हुए थे। रेलवे के तमाम सिस्टम अपनी जगह पर काम करते हैं, लेकिन अभी कई बार टेक्निकल कारणों से या फिर मानवीय गलती की वजह से ट्रैक चेंज नहीं हो पाता है और ट्रेन तय रूट से अलग ट्रैक पर चली जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो ट्रेन उस ट्रैक पर आ रही ट्रेन से टकरा जाती है और ऐसे भीषण रेल हादसे हो जाते हैं। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। दार्जिलिंग में हुए भीषण ट्रेन हादसे ने रेलवे पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं टीएमसी ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आज खतरनाक ट्रेन हादसा हुआ। अब इस हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर से बेहद दुखी हूँ, जहां कई लोगों की जान चली गई है और कई घायल हो गए हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार रेल मंत्रालय के पूरी तरह से कुप्रबंधन में लगी हुई है। कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया है कि एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यह रेखांकित करना हमारा कर्तव्य है कि कैसे मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय को कैमरा ड्रिवन सेल्फ प्रमोशन के प्लेटफॉर्म में बदल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, आज की त्रासदी एक कड़वी सच्चाई की एक और याद दिलाती है। वहीं इस हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन और लापरवाही की वजह से बीते 10 वर्षों में रेल हादसों में बढ़ोतरी हुई है।
इस वजह से आए दिन लोगों की मौत हो रही है। राहुल गांधी ने कहा, पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सरकार को सभी पीड़ितों या उनके परिवारों को तुरंत पूरा मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता है कि राहत और बचाव प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करें। विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि हादसे के कारणों के बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन आधुनिक युग में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। मेरा अनुमान है कि संभवतः इस ट्रेन में कवच नहीं लगा होगा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ऐसे हादसों को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी। ये बड़ी दुखद घटना है और जो परिवार के सदस्यगण उनको संवेदना और कोई भी कॉम्पनसेशन संवेदना उनकी जो मतलब लॉस ऑफ लाइफ है वो वापस नहीं आ सकती। तो आज बड़ा दुखद है, बहुत ही दुखी। आपको क्या लगता है सर कि क्या देखिए, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है कि ऐसा क्यों। और आजकल जो आधुनिक टेक्निक है उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। ये होता इसलिए है, या तो देखिए कि जहाँ रेड सिग्नल लाइट होती है, ये तो जो मतलब टेलीविज़न में देखा कि गुड्स ट्रेन जो कटिहार डिवीज़न की है जीएलपी में, वो कंचनजंगा के ऊपर चढ़ गई। अब सिग्नल रेड था और लोको पायलट क्यों नहीं रुका, या सिग्नल ही रेड नहीं था तो मेल फंक्शन ही हुआ था। और यदि आजकल जो कवच है वो बहुत ही अच्छा आधुनिक सेफ्टी कवच, क्या कवच नहीं था उस इंजन में? क्योंकि कवच होता तो रेड लाइट में लोको पायलट क्रॉस कर ही नहीं सकता। वहीं हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रंगापानी में ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। सड़क बड़े वाहनों के चलने के लिहाज से संकरी होने के कारण रेल मंत्री को दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर तय करनी पड़ी। वैष्णव ने कहा कि अभी हमारा फोकस मरम्मत पर है, यह मुख्य लाइन है। बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है, यह राजनीति करने का समय नहीं है। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं ज़रा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने आ जाए, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा। उससे पहले कुछ भी कहना गलत हो। बहरहाल रेलवे के तमाम दावों और तकनीक के बाद भी इस तरह के रेल हादसे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देते हैं। जांच होगी और कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन क्या महज मुआवजे और कार्रवाई से उन जानों की क्षतिपूर्ति हो पाएगी? ये सवाल सरकार के सामने मुंह बाए खड़ा रहेगा। स्पेशल डेस्क एमबी न्यूज। क्या इन हादसों की वजह यह है कि भारतीय रेल नेटवर्क इतना व्यापक है कि उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर पाना फिलहाल मुमकिन नहीं है, या हादसों की वजह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही? वो ईवीएम जिसके जरिए आपने एक बार फिर अपनी नई सरकार चुनी है, वही ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ईवीएम की शुचिता पर फिर विवाद शुरू हो गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बार ईवीएम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष चुप बैठा था, लेकिन एक रिपोर्ट ने शांत बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मौका दे दिया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या
ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बार ईवीएम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष चुप बैठा था, लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट ने शांत बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मौका दे दिया। दरअसल ईवीएम पर सियासी बाउंडर की शुरुआत मुंबई से हुई। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर पर आरोप है कि वो 4 जून को मुंबई के काउंटिंग सेंटर में एक मोबाइल फोन लेकर गए और ईवीएम को अनलॉक किया, लेकिन मुंबई में ईवीएम हैकिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। एक ऐसी पद्धति है जिससे विश्वास इस देश के आम नागरिक का उठ चुका है। आम नागरिक को भरोसा नहीं है और कुछ इस तरह की परिस्थितियां होती हैं जो प्रश्न पैदा करती हैं, क्वेश्चन पैदा करती हैं, तर्क पैदा करती हैं। पोलिंग बूथों में जहां ईवीएम का प्रदर्शन होता है, कई जगह इस तरह की बातें आती हैं, बटन कोई दबाइए और एक ही चिन्ह में जाता है। वो क्यों जाता है? उसको फिर कहते हैं कि चेंज कर दीजिए, दूसरी मशीन लाइए, इसमें गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी के उसमें है, कहीं न कहीं गलत से माने सिस्टम धोखे से हो गया, गलती से कनेक्शन हो गया, या किसी ने नहीं, किसी का दोष नहीं है, लेकिन इस तरह का चिन्ह आता तो कहीं न कहीं सिस्टम है। तो जो सिस्टम धोखे से हो सकता है वही सिस्टम जान करके भी किया जा सकता है, इसलिए संदेह होता है। दूसरा, इसको जिस स्पष्ट कहा है कि हमारे संविधान में जो व्यक्ति स्वातंत्र हमारा जो अधिकार है, हम अपने वोट से जो सरकार बनाते हैं, जिसको वोट करने जाते हैं उसी को वोट जाता है कि नहीं, ये लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ है। और जब यही व्यक्ति स्वातंत्र के लिए सबसे बड़ा तकलीफदायक हो, केंद्र की सरकार। आइए अब आपको बताते हैं कि ईवीएम पर ये ताजा विवाद आखिर क्यों उठा है। क्या है ईवीएम पर नया विवाद? मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे। विवाद के बीच मुंबई के एक अखबार ने ईवीएम पर रिपोर्ट छापी। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओटीपी से ईवीएम अनलॉक हो गई। गोरेगांव नेस्को काउंटिंग सेंटर पर फोन से ईवीएम को अनलॉक किया गया। सांसद वाइकर के रिश्तेदार पंडिलकर पर फोन इस्तेमाल के आरोप लगे। उद्धव गुट अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर जांच की मांग कर रहा है। उद्धव गुट ने कहा कि एफआईआर में फोन से ईवीएम अनलॉकिंग की बात है। मुंबई पुलिस ने बताया कि एफआईआर सेंटर में फोन ले जाने की बात हुई है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने ओटीपी से अनलॉकिंग की खबर को खारिज कर दिया है। विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है कि जहाँ महाविकास अघाड़ी की जीत हुई है वहाँ ईवीएम मशीन सही है, जब हार हो गई तब ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना ये कैसी हरकत है। उधर बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रिकॉर्ड नेहरू जी का, जो अकेले दूसरे प्रधानमंत्री देश के रहे जो 3 बार बने और पहली बार जो इलेक्टेड भी नहीं थे, मतलब उनको तो सिर्फ नॉमिनेट किया था। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने बहुत शानदार जीत और भाजपा ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। बहुत अच्छा मार्जिन रहा है भाजपा का और बाकी पार्टियों का। तो अब साफ जाहिर है कि शिकस्त दे नहीं सकते। तो इलॉन मस्क की बात की तस्दीक कर रहे हैं। भाई इलॉन मस्क से ज़्यादा यकीन तो हमें अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पर है, अपने देश के इलेक्शन कमीशन पर है, अपनी ईवीएम मशीन्स पर है, बीईएल पर है, ईसीआईएल पर है। तो हम इलॉन मस्क की बात को माने जो जनरलाइज तरीके से कह रहे हैं। शायद इलॉन मस्क के दिमाग में ये कोई पहली बार नहीं है जब ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले भी विपक्षी दल कई बार ईवीएम को आधार बनाकर चुनाव परिणामों पर संदेह जता चुके हैं। चुनाव के दौरान ईवीएम की शुचिता को लेकर दायर की गई एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम को क्लीन चिट दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से ये कहा था, किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर अविश्वास करने से संदेह पैदा होता है। लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है, लेकिन ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस टिप्पणी का लगता नहीं कोई असर हुआ है। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। क्या ये मुमकिन है कि ईवीएम को लेकर के पक्ष और विपक्ष साथ बैठ करके कोई आम राय बना ले? क्योंकि व्यवस्था पर बार बार सवाल खड़े करना मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करता है। आगे बढ़ेंगे। देश में तीसरी बार सत्ता में लौटी मोदी सरकार और विपक्ष के बीच
संसद में लगी महापुरुषों की मूर्तियों को लेकर तनातनी हो गई है। दरअसल संसद परिसर में स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को शिफ्ट करने के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर मूर्तियों को किनारे पर शिफ्ट किया है ताकि विपक्षी सांसद वहां एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन न कर सके। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से भी जवाब सामने आया। देश के संसद परिसर में महापुरुषों की मूर्तियों की जगह बदलने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे सरकार का एक तरफा फैसला बताया है। वहीं इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि प्रेरणा स्थल के लिए परिसर का सर्वश्रेष्ठ स्थान निश्चित किया गया है। यह ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। प्रेरणा स्थल में आकर प्रेरणा मिली है। बहुत ही सुयोजित तरीके से परिसर का सर्वश्रेष्ठ स्थान निश्चित किया गया है और ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। इस सोच को मैं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य मानता हूँ। एक जगह महापुरुषों का दर्शन हो जाए, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व कितना हमें प्रभावित कर सकता है, ये मैंने आकर यहाँ देखा है। प्रेरणा स्थल के बारे में सुना, सोचा, पर यह जमीनी हकीकत इस शानदार तरीके से होगा, मैं बहुत प्रभावित हूँ। I can tell you, this स्थल is motivational, inspirational, और जो भी यहाँ कुछ भी पल बिताएगा प्रभावित हुए बिना नहीं होगा। अंदाजा लगाइए भारत के इतिहास में इन महापुरुषों का क्या योगदान है। इन महापुरुषों को किस कालखंड में याद किया गया। ऐसी परिस्थिति मैंने सेंट्रल हॉल में देखी। 1989 में सांसद बना, उसके बाद उसका परिवर्तन निरंतरता से हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि आजादी के कितने बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। मुझे गौरव प्राप्त है कि उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य था। हमारे महापुरुषों की जितनी कदर हम करें वो कम है। आज का दिन उसी कड़ी के अंदर प्रेरणादायक भी है, सदा याद। वहीं इस मामले पर निवर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मूर्तियों को हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्हें एक स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। बिरला ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कई लोगों से चर्चा और विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय किया और इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है और न ही उसने हस्तक्षेप किया। संसद परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुष, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नवचेतना के जगाने वाले ऐसे सभी महापुरुषों की अलग अलग समय के अंदर अलग अलग स्थानों पर भव्य प्रतिमाएं लगी हुई। संसद ने निर्णय किया है कि उन सब भव्य प्रतिमाओं को एक स्थान पर नियोजित तरीके से, सम्मानपूर्ण तरीके से वहां पर एक प्रेरणा स्थल बनाया जाए, ताकि उस प्रेरणा स्थल से आने वाले आगंतुक, देशी विदेशी पर्यटक जो भारत के लोकतंत्र को देखना आना चाहते हैं, और उसी के साथ हमारी नई युवा पीढ़ी जो भारत के लोकतंत्र, उसके महापुरुष, क्रांतिकारियों और जिन्होंने इतिहास के उन पन्नों के अंदर जब हम देखते हैं उनके योगदान को, उन सब की जानकारी सभी आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी,
छत्रपति शिवाजी हो, सभी प्रतिमाओं को हमने एक स्थान पर लाया ताकि आने वाली पीढ़ी जितनी भी प्रतिमाएं हैं 15 प्रतिमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उनके जीवन दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त, उनके संघर्षों के बारे में, और उन्होंने इस देश के इतिहास में जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक योगदान के साथ भारत को उच्चतम स्तर पर ले जाने का उनका योगदान है, उस पीढ़ी को जान सके। इसीलिए इन सब प्रतिमाओं को सम्मानपूर्ण तरीके से एक स्थान पर लाए। आने वाला समय ये प्रेरणा स्थल सभी संसद देखने वाले आमंत्रित अतिथियों और नौजवानों के लिए विशेष स्थान है। कांग्रेस ने इस कदम को सरकार की मनमानी बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि परिसर में लगी मूर्तियों को उनकी जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने का फैसला सरकार ने बिना किसी से पूछे लिया है। ऐसा करना संसद के नियमों और परंपराओं के खिलाफ है। यह लोकतंत्र का उल्लंघन है। इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि संसद परिसर से महात्मा गांधी जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति हटा दी गई। ये सब खींच निकालने के लिए किया गया, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी फिल्म आने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जनता ने जवाब दिया तो गांधी जी की प्रतिमा हटा दी। दुख इस बात का है कि आपकी जो खींच है हमसे निकालिए, निकालते रहते हैं, पिछले 10 साल से निकाल रहे हैं, राहुल गांधी से आप निकालते रहते हैं, निकालिए, हम मुकाबला करेंगे आपका। आपकी खींच तो आप नेहरू जी से निकालते रहते हैं, उसके लिए मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप अटल जी के पांव की धूल के बराबर नहीं, आप नेहरू जी का मुकाबला करने चले। तो आप अपनी खींच छत्रपति शिवाजी महाराज से निकालने की कुछ चेष्टा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से आप अपनी खींच क्यों निकाल रहे हैं? उनकी क्या गलती थी? यही कि वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा संविधान के शिल्पकार थे, जिससे मेरे और आपके हकों की रक्षा होती। आप क्यों महात्मा गांधी के इतने खिलाफ हैं? ठीक है, आपके वैचारिक पूर्वजों ने जो किया वो किया। आपके वैचारिक पूर्वजों ने गांधी पर गोली चलाई, तो गोली चलाने से पहले वो भी झुके थे उनके सामने। जिस तरह से आज आप संविधान के सामने झुक रहे थे ना, हमारे मन में यही विचार आ रहा था कि जब राजीव जी की हत्या की, वो महिला भी राजीव जी को पहले हार पहनाया, उनके सामने झुकी और फिर हत्या की। तो आज मैं बड़ा घबरा रहा था जब ये संविधान के आगे झुक रहे थे। हम मांग करते हैं कि जो 2 कमिटियां बनी थी, ये मेरी प्रेस विज्ञप्ति में दोनों कमिटियों की जिक्र है। एक कमिटी है जेपीसी ऑन मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, और दूसरी है कमिटी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट स्टैच्यूज ऑफ नेशनल लीडर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस इन द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। ये 2 कमिटियां। आपको हैरानी होगी जानकर कि ये जो कमिटी है पोर्ट्रेट्स और स्टैच्यूज वाली, इसकी आखिरी मीटिंग 18 दिसंबर 2018 को हुई थी। 6 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई। और कल जब जयराम रमेश जी ने मुद्दा उठाया ट्वीट करके, 2 बजे उठाया था, लगभग 8 बजे ये जवाब देकर फिर झूठ बोलते हैं कि राजनीतिक दलों से बात हुई थी। किसी राजनीतिक दल से कोई बात नहीं थी। तो हम ये स्पष्टीकरण चाहते हैं, भारत की जनता को ये बताएं, महाराष्ट्र की जनता को बताएं। खैर, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, हम सबके हैं, हम सबको बताएं। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, महात्मा गांधी तो पूरे विश्व के हैं ही। हम सबको आप बताइए कि इन महान विभूतियों को हटाने के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या चाहते हैं आप? कि हम इन लोगों की चरणों में बैठकर आपका विरोध नहीं कर सकें? हम करेंगे। हम जहां बैठ जाएं, माटी उन्हीं की है। ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, आपको हम जवाबदेह बनाएंगे, और संसद के भीतर और संसद के बाहर आपको इन तमाम सवालों के जवाब जनता को देने पड़ेंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद संसद भवन के सामने गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठते रहे हैं। अब इन मूर्तियों को पुराने संसद भवन के पास लाइब्रेरी बिल्डिंग के पीछे स्थापित किया गया है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां पुराने संसद भवन के गेट नंबर 7 के पास स्थापित की गई हैं। इससे पहले 2021 में जब नया संसद भवन बन रहा था, तब गांधी प्रतिमा को नए भवन के बाहर एक हरे भरे एरिया में शिफ्ट किया गया था। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज।
और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की